Hello, welcome to Anish series Basic to Advanced. बाय साइड निशा अनिल कुमार आप सबका फिर से स्वागत करती है मेरे इस नए YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आई होप यू ऑल सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी। जिसने देखा और जिसने नहीं देखा, जो देखने वाले हैं उनको भी कहती हूँ कि एक सच्चा दोस्त आपके पास आ गया है। तो चले क्यों ना अब हम पढ़ाई को एक बेसिक तरीके से पढ़ते हुए एडवांस तक चलते हैं। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पॉलिटी, क्योंकि हमने yesterday we discuss about the syllabus. Now this is the high time to start our studies. In this session we study polity for UPSC and PCS, किसी भी मतलब स्टेट का PCS जो है हमारा, स्टेट PCS बोल सकते हैं ना फिर से, हाँ स्टेट PCS, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फर्स्ट और आई थिंक द स्ट्रॉन्ग टॉपिक ऑफ द पॉलिटी। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Indian Constitution. When the demand of Indian Constitution started after the 1858, okay, because 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद सरकार ने यानी ब्रिटिश सरकार ने चेंजमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए थे। ओके, देन उसके बाद जितने भी एक्ट्स आए, जितने भी रूल्स आए, वो सब एज उसको बोल सकते हैं हाँ आप नींव, है ना, एक नींव स्टार्ट करी उन्होंने किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन की। बिकॉज ऑल द एक्ट्स आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सेट्रा थिंग्स। नाउ दिस इज द हाई टाइम कि जब हम इनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो हम क्या बात करेंगे मैं आपको वो बता देती हूं। पहले हम उन एक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो 1858 से 1947 तक चले थे। इन सब में हमारा क्या हुआ था, इन सब में हमारे क्राउन रूल आ गया था। इस टाइम पे कौन सा रूल आ गया था, क्राउन रूल आ गया था इस टाइम पे। क्राउन रूल आने के बाद चेंजमेंट्स होना शुरू हो गए, ठीक है ना। गवर्नर, वायसरायज में चेंज हो गए, ठीक है। और जो भी चेंजमेंट, और भी बहुत चेंजमेंट्स हुए थे इसमें, मोंटे क्या कहते हैं उसको, काफी रिफॉर्म्स आए गए, ठीक है। उसमें आता है मोरले मिंटो रिफॉर्म, 1909 में आया था ये। इस तरीके से काफी रिफॉर्म्स आए, काफी एक्ट्स आए, है ना, इंडियन चार्टर एक्ट आए, ये सब आए। तो इससे क्या हुआ, इससे एक नींव रखी गई किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हम इसको बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हो गया। अब हम बात करते हैं मेन जो हमारा मुद्दा है उसकी। फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग किसने करी थी और किस चीज के थ्रू हुई थी, ठीक है।
फर्स्ट इट इज डिमांडेड बाय in 1928 by Nehru's report. Okay, Nehru's report. And who drafted this Nehru report? Drafted by मोतीलाल नेहरू, हमारे चाचा नेहरू के पिताजी। उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। ये उनकी रिपोर्ट थी और ये एक डॉक्यूमेंट था जिसमें उन्होंने काफी चीजों की मांग की थी। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि उन्होंने क्या क्या मांग करी थी, क्या हुआ था, इन सब चीजों के बारे में। ओके, इसमें और कौन कौन थे जो और पार्टीज थी, ऑल पार्टीज, उनके मेंबर्स भी इंक्लूडेड थे नेहरूज रिपोर्ट में। उन्होंने भी डिमांड करी थी। अब इसका पर्पस क्या था नेहरू रिपोर्ट का? फर्स्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हम दोबारा रिपीट करते हैं, फर्स्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मांग पहली बार कब करी गई थी? ऑफिशियली मांग जिसको बोलते हैं, वो 1928 में बाय नेहरूज रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट वाज अ डॉक्यूमेंट विच इज ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड ऑल पार्टीज के मेंबर, जितनी भी पार्टीज थी उनके मेंबर्स ने करी थी। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में ही बात करते हैं पहले हम, कि नेहरू रिपोर्ट का मेन पर्पस क्या था। नेहरू रिपोर्ट का जो पर्पस था, नेहरू रिपोर्ट का जो पर्पस था वो क्या था? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट तो जारी करी गई थी 1928 में, इसका मेन पर्पस क्या था? डोमेन स्टेट का, सॉरी डोमेन स्टेट कह रही हूं मैं आपको, डोमिनेंट स्टेट है वो, डोमिनेंट स्टेट का। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर का, ये इनका मेन पर्पस था। ओके, डोमेन स्टेट एंड फेडरल स्ट्रक्चर। एक सेकेंड यार, स्पेलिंग गलत है। डोमेन स्टेट का और फेडरल स्ट्रक्चर का, इसी के साथ ज्वाइंट इलेक्टोरेट, ठीक है, इसी के साथ ज्वाइंट इलेक्टोरेट का भी था। और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? मेजॉरिटीज जो है हमारी वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए उन्होंने इस चीज की भी डिमांड करी थी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसको हम बोल सकते हैं जो हमारे इंडियन स्ट्रगल का फर्स्ट, एक इंडियन स्ट्रगल का इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए और सेल्फ रूल की मांग के लिए इस नेहरू रिपोर्ट ने कदम उठाया था। अब नेहरू रिपोर्ट का मैंने आपको समझा दिया है, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या था। नेहरू रिपोर्ट में हमने बात करी 1928 में नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट करी गई थी मोतीलाल नेहरू के थ्रू। उसके बाद क्या हुआ कि वो आ गई है, उसमें सारे पार्टीज के लोग भी थे। इसका मेन पर्पस था डोमिनेंट स्टेट का और फेडरल स्ट्रक्चर का। इतना ही नहीं, इन्हें ज्वाइंट इलेक्टोरेट भी चाहिए था, मेजोरिटीज भी उसमें शामिल हो सके। ये एक ऐसा, ये स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए। किस चीज के लिए? कि हम सेल्फ रूल कर सके, हम अपनी कंट्री को अपने तरीके से चला सके। ये इसका मेन पर्पस था। इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी इसमें बात करी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इसके बारे में भी नेहरूज रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है ना।
और एक और जो मेन इसका पॉइंट था वो क्या था कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो बाय कैमरल होगी, बाय कैमरल लेजिस्लेटिव होगी। इस चीज की भी डिमांड करी गई थी। ठीक है, इन्होंने किस चीज की फंडामेंटल भी था इसमें मेन पॉइंट में, और बाय कैमरल लेजिस्लेटिव भी था। बाय कैमरल लेजिस्लेटिव आप सब जानते होंगे, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि इसमें डिमांड करी थी ऐसी गवर्नमेंट की, ऐसा मतलब इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेस और चैम्बर्स, और दोनों के जो हैं काम जो है वो अलग अलग होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी वो अलग अलग होगी। तो बाय कैमरल लेजिस्लेटिव की मांग करी गई थी, फंडामेंटल राइट्स भी इसमें डॉक्यूमेंटेड था, और क्या कहते हैं ज्वाइंट इलेक्टोरेट भी था, और ये सेल्फ रूल की भी मांग करी गई थी इसके अंदर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर की मांग हुई थी। अब हो गया ये हमारा नेहरू रिपोर्ट कंप्लीट। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि नेहरू रिपोर्ट में क्या था। लेकिन जब ये नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, when Nehru report presented, it was not accepted, इसको एक्सेप्ट नहीं करा था, एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, कब 1928 में। लेकिन इसके बाद क्या होता है, 1928 में ये हो गया है, उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आता है। इन 1940 अगस्त ऑफर आएगा। यहां पर पहली बार, ठीक है, हम कह सकते हैं पहली बार जो है एक फर्स्ट सिस्टमेटिक डिमांड फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी गई थी। कब? 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर आता है। ठीक है, अगस्त ऑफर आता है, उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, कि हाँ आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, लेकिन ये तो बना लोगे, पर जो फॉर्मेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो यहां पर नहीं बना था। तब तक यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कोई भी चीज के लिए एक्सेप्टेशन नहीं दी गई थी, कुछ भी नहीं किया गया था। उसके बाद 1946 में 1940 में अगस्त ऑफर आया जिसने एक्सेप्ट करा दिया। इस टाइम पे हमारा एक्सेप्ट हो गया था कि हाँ आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो, लेकिन कोई फर्दर उन्होंने वो नहीं लिया था कि भाई हाँ बना रहे हो तो हम आपका साथ दे रहे हैं या कुछ नहीं। ये और इसी टाइम पे इंग्लैंड में गवर्नमेंट भी चेंज हो रही थी। 1940s के टाइम पे गवर्नमेंट भी चेंज हो रही थी, वो भी ये था, उन्होंने भी फिर एक्सेप्ट किया कि आप बना सकते हो अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, 1946 के साइमन सॉरी अब हम 1946 के बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में।
1946 में आया था कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसमें जो है इसका मेन पर्पस था ट्रांसफरिंग पावर्स टू इंडिया। इंडिया को उसकी पावर्स दे दें, यानी सेल्फ रूल देने की बात हो गई थी। क्या आप सेल्फ रूल कर सकते हो, इस चीज के बारे में यहां पर बात हुई। और इसके साथ एक और चीज थी, रिसॉल्विंग द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इनके बीच में भी इन्होंने बात करी थी, ठीक है ना। मतलब इनके बीच में जो चल रहा था उसको रिजॉल्व करा कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू, और इन्होंने रिजेक्ट भी करा। ठीक है, कैबिनेट मिशन में जो प्लान आया था इसने रिजेक्ट कर दी थी किसकी मांग, सेपरेटेड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की मांग करी गई थी वो भी यहां पर कैबिनेट मिशन के थ्रू रद्द कर दी गई थी। इसमें क्या हुआ, ट्रांसफरिंग पावर्स टू इंडिया, इंडिया को ट्रांसफर करी जाएंगी पावर्स, ये कहा गया था। उसके साथ कहा गया कि रिसॉल्व हुआ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे उन चीजों को। लेकिन इन्होंने एक और काम करा कि इन्होंने रिजेक्ट कर दी कौन सी एप्लीकेशन के लिए, सेपरेट पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लिए थी। ठीक है, अब इनका एक मेन पॉइंट और था कि इन्होंने एक चीज बड़ा मतलब शातिर दिमाग से करा, जो मुझे लगा, आपको पता नहीं कैसा लगा होगा दोस्तों, वो आप देखिएगा। इन्होंने एक चीज क्या करी, फेडरल स्ट्रक्चर तो दे दिया, कहा कि ठीक है फेडरल स्ट्रक्चर तो होगा आपका बट वीक होगा, बट वीक। अब भाई वीक कैसे होगा, हाँ अब वीक कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। वीक सेंटर होगा, वीक सेंटर होगा हमारा विद पावर्स पावर्स जो होंगी वो लिमिटेड होंगी, किस किस की, टू डिफेंस, डिफेंस की पावर भी इनके कंट्रोल में होगी, फॉरेन अफेयर्स की भी होंगी, एंड कम्युनिकेशन। फेडरल स्ट्रक्चर बट वीक सेंटर विद पावर्स लिमिटेड, लिमिटेड पावर्स के साथ होगा। ठीक है, और सेंटर जो होगा उनका वो वीक होगा। मोस्टली जो पावर्स होंगी डिफेंस की या फॉरेन अफेयर्स की वो सब ब्रिटिश ही कंट्रोल करेगा। इनका मेन पॉइंट ये था कि हम कैबिनेट मिशन प्लान डालते हैं, उसके बाद वहां पे करेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर देंगे हम आपको, लेकिन हम इस तरीके से देंगे कि सेंटर जो है वो वीक हो जाएगा, पावर्स उनकी लिमिटेड कर देंगे, डिफेंस फॉरेन अफेयर और किसी के साथ का कम्युनिकेशन जो है वो सब हम अपने अंडर ले लेंगे। दे आर वेरी क्लेवर यार, दे आर वेरी क्लेवर। तभी तो इस साल रुक गए हमारे देश में, नहीं तो कहां रुक पाते। अब इसी के साथ क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी उसका फॉर्मेशन होने लग गया। उसका फॉर्मेशन हुआ,
ठीक है। और इसी टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में, वो भी रद्द हो गया, क्योंकि इसने कोई ऐसा इफेक्ट डाला नहीं कि उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट सुलझ सकता था। वापस वो उसी पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट पे वो था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। मैंने आपको ये दोनों मिशन बता दिए हैं जो भी हुए थे। अब हम बात करते हैं नॉर्मल जो हमारा है। ठीक है, अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें इलेक्शन भी एक अनोखे तरीके से होते थे। बिकॉज दैट टाइम इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स ऑफ टेरिटरी. What is that? One was provinces and second was princely states. ठीक है, प्रोविंसेस थे। प्रोविंसेस जो है वो रूल होते थे किसके थ्रू? रूल्ड बाय गवर्नर्स, लेजिस्लेचर एंड एक्सिक्यूटिव्स। और प्रिंसली जो थे वो किससे रूल होते थे? रूल्ड बाय महाराजाज। रेसिडेंशियल जो वहां का कमिश्नर होता था उनके थ्रू। कमिश्नर्स के थ्रू। ठीक है, और ये जो था ना प्रोविजंस, ये दे आर डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश। ठीक है, India was divided into two types of territory. One is provinces and second was princely state. In provinces, these areas was ruled by governor, legislature, executive. ठीक है, इनके थ्रू होता था। जो जो ब्रिटिश थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो वहां पे अपॉइंट किए हुए थे उनके थ्रू होता था। लेकिन वही प्रिंसली स्टेट्स भी थी, जो महाराजा या वहां का रेसिडेंशियल कमिश्नर जो होता था उसके थ्रू वो रूल होती थी। ठीक है, अब जो इनका इलेक्शन का मेथड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो क्या था? मेथड दे अडॉप्टेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, देयर विल बी मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविजनल स्टेट्स या प्रोविजनल लेजिस्लेटिव। जो मेथड जो था उसमें ये कहा गया जो भी मेंबर होगा वो किसके थ्रू इलेक्ट होगा? प्रोविजंस के थ्रू। ठीक है, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू होगा। ये इनका एक मेन वो हो गया था, इन्होंने जो करा ब्रिटिश ने बहुत चालू होके। और इसी टाइम पे 1946 में जो हमारे कह सकते हैं हम लास्ट वाइसराय, ठीक है, लास्ट वाइसराय थे, वो कौन थे? Anyone guess who was the 1946 last viceroy? बताएं बताएं। लॉर्ड आर्कीबल्ड वेबल। ओके, ये थे, ये हमारे उस टाइम के लास्ट वाइसराय भी बोल सकते हैं हम इनको। ये थे। अब क्या हो रहा था? जो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारी, कौन सी स्टेट थी? प्रिंसली स्टेट्स थी ना जो हमारी, वो नॉमिनेट करती थी। वो क्या करती थी? नॉमिनेट करती थी। ठीक है, नॉमिनेशंस करती थी। किसको? जो महाराजा होते थे और नवाब होते थे,
वो लोगों को नॉमिनेट करते थे किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। प्रिंसली स्टेट का एक ये पर्पस भी हो गया था वहां पे उस टाइम पे कि जो महाराजा और नवाब होंगे वो लोगों को नॉमिनेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और गवर्नर जनरल जो है वो भी अपने लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए नॉमिनेट करेगा। प्रोविजंस में जो गवर्नर होगा वो अपने बंदों को नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेट्स देयर पीपल, वो अपने लोगों को नॉमिनेट करेगा, और जो महाराजा और नवाब होंगे वो अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे। जो प्रोविंशियल जो प्रोविजंस है उनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुई, असेंबली इज अ इलेक्टोरल कॉलेज, आप बोल सकते हैं इसको, यहीं पे ही इलेक्टोरल कॉलेज है, ठीक है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसी के साथ एक मेन पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली elected and partially nominated body। ये क्या है, समझ में आया आप लोगों को? इनडायरेक्ट मेथड था इसका, पार्शलिटी होती थी इसके नॉमिनेशन के लिए। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नॉमिनेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट से कितने लोग थे इसमें। प्रिंसली स्टेट मेंबर्स वो कितने थे हमारे? 90, ठीक है। अब हम कमिश्नर एरिया से बात करते हैं। कमिश्नरी एरिया से वहां से थे हमारे 3, और प्रोविजंस से जो थे, प्रोविजंस एरिया से जो थे वो थे हमारे 296, यानी टोटल मेंबर कितने? जो प्रिंसली स्टेट थी वहां से 90 लेते थे, कमिश्नरी एरिया था वहां से 3, और जो प्रोविजंस थे वहां से 296 को लेते थे, यानी टोटल हमारा कितना हो गया? 380 नहीं 387 कैसे हो गया? 296 हो गया, हाँ 9 एंड 918 एंड 389 हो गए, ठीक है। 389 टोटल मेंबर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें 90 हमारे थे प्रिंसली स्टेट से जिनको नवाब और महाराज नॉमिनेट करते थे, कमिश्नरी एरिया जो थे इनके उसमें से थे, और प्रोविजंस में से जहां पर गवर्नर अपने बंदों को नॉमिनेट करता था वो थे 296। दिस इज सॉरी दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इट इनडायरेक्ट एंड पार्शियली नॉमिनेटेड असेंबली, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो कि उनके खुद के एरिया से कितने सारे लोग थे, है ना, खुद के एरिया से कितने सारे लोग थे। तो अब हो गए यहां पर टोटल 389, इसमें मुस्लिम लीग के लोग भी थे। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी मीटिंग्स की। आई होप यू एंजॉयड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, देखिए मेरा भी ऐसे यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सामने पढ़ाती थी तो मुझे उनका पता है कि वो मेरे साथ कैसे कॉपरेट करते थे, क्या करते थे। आई होप इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या मेरा वीक पॉइंट लगा आपको, क्या था। मैं जरूर उस पर काम करूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और जब एक सच्चा दोस्त प्रॉमिस करता है तो आपको भी अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके एंड शेयर करके। यहीं पे हम बात करते हैं इनकी मीटिंग्स की, थोड़ा सा और लेते हैं, फिर कल करेंगे हम जो मीटिंग्स थी इनकी। फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी हमारी 9 दिसंबर 1946 में,
ठीक है। और जिसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, जिन्होंने प्रेसाइड किया था इस असेंबली की मीटिंग को, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसको प्रेसाइड करा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये टेम्परेरी वो थे, ठीक है। नेक्स्ट मीटिंग जो होती है, यानी ये फर्स्ट मीटिंग है। अब हम बात करते हैं सेकंड मीटिंग की। सेकंड मीटिंग जो है वो हुई थी हमारी 14 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Indian Constituent Assembly and he was president at the end. एंड तक वो प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, पार्टीज जो थी जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी और जो नहीं कर रही थी। अब नहीं कर रही थी वो थी मुस्लिम लीग। आई नो मैंने पीछे बोला कि उनमें मुस्लिम लीग नहीं था, वो सॉरी मुस्लिम्स भी थे, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर रही थी। उसके दो रीजन थे, ठीक है। फर्स्ट हम बोल देते हैं मुस्लिम लीग डोंट अटेंड द मीटिंग्स। अब हम इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। रीजंस क्या थे? फर्स्ट रीजन था, ये डिमांड कर रहे थे किस चीज के लिए? फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल फॉर्मूला जो था, जो दिया गया था उस टाइम पे, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कौन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? मुस्लिम लीग वाले लोग। दे डोंट एक्सेप्ट द फेडरल फॉर्मूला। वो फेडरल फॉर्मूला को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। दैट्स व्हाई दे डिडंट जॉइन इट। सेकंड, माउंट बैटन प्लान आ गया था, जिसने अनाउंस कर दिया था, विच अनाउंस्ड division of India was decided। माउंट बैटन जो प्लान आया था उसने ये डिसाइड कर दिया था, ये अनाउंस कर दिया था कि जो इंडिया के डिवीजन का प्लान था वो अनाउंस हो चुका है। यानी आप अब दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाले हो, एक पाकिस्तान में और एक हिंदुस्तान में। दैट्स व्हाई मुस्लिम लीग डिडंट जॉइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, फर्स्ट वाज दैट दे डोंट एक्सेप्ट द फेडरल फॉर्मूला, कि ऐसा नहीं हो सकता कि सब इकट्ठे हो गए हैं, सारी यूनियन को एक ही जना वो करेगा, वो चीज इन्होंने कहा। और उसके बाद माउंट बैटन प्लान आ गया, जिसके कारण भी उन्होंने इसको ज्वाइन नहीं करा। आफ्टर द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिक्रीज। डिक्रीज हो गए। अब डिक्रीज होके वो कितने हो गए? 289। अब हमारे पास बच गए 289, बिकॉज वो लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए होंगे यार। अब हम थोड़ा ना देखने गए थे उनको, लेकिन वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसको कौन कौन सी पार्टी ने ज्वाइन करा था।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आपको इतना समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग ने क्यों नहीं ज्वाइन करा? बिकॉज दे हैव टू रीजंस। फर्स्ट वन वाज they don't accept the federal formula, and second was Mountbatten plan was announced that India was divided. Okay, and then when the division of India between two parts, India and Pakistan, then the Muslim League Party also back out. Okay, now the members of Constituent Assembly total 289. अब हमारे पास कितने बच गए? 289 बच गए। अब इसमें कौन कौन सी पार्टी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ था? फर्स्ट थी हमारी कांग्रेस, ओके, सेकंड थी हमारी मुस्लिम लीग, इन्होंने भी तो ज्वाइन किया हुआ था ना पहले, ठीक है। थर्ड थी हमारी यूनिसेट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अब आप पूछोगे अभी तो कह रही थी मुस्लिम लीग ने इसको करा नहीं, आप कह रहे करा था यार ज्वाइन, लेकिन उनको वो चीजें पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने मीटिंग्स में जाने के लिए मना कर दिया। नहीं, असेंबली के लिए वो लोग सब इकट्ठा हुए थे, ठीक है, असेंबली करेंगे और हम असेंबली बनाएंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, अपना संविधान बनाएंगे। लेकिन जब फेडरल स्ट्रक्चर वाली बात आई, उसी टाइम पे माउंटबेटन ने प्लान जो है वो रिलीज कर दिया, तो इसके कारण भी वो नहीं आए, ठीक है। अब यहां पर एक मेन पॉइंट है, जो बाबा राव अंबेडकर हैं, यानी भीमराव अंबेडकर हैं, भीमराव अंबेडकर holds its own party, own political party, जिसको हम जानते थे नोन एज शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिसको हम जानते थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से। ये भीमराव अंबेडकर की अपनी खुद की थी, ठीक है, जो कहां थी? इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में थी। भाई बाबा राव अंबेडकर भी एक बहुत तगड़ी चीज है ना। और ही ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक पार्ट थे बाबा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। हमने देखा कांग्रेस ने इसको ज्वाइन कर रखा था, मुस्लिम लीग ने, यूनिसेट पार्टी ऑफ पंजाब ने, यहीं पे बाबा राव अंबेडकर की जो ऑन पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बोलते थे, वो पश्चिम बंगाल में थी। दैट इसी के साथ क्या हुआ? इट ऑल्सो ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर रखा था, बट बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान ही लॉस्ट ही सीट। वहीं पे जहां इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, वहीं पर बाबा राव अंबेडकर की सीट लॉस्ट हो गई, उन्होंने अपनी सीट को खो दिया, ठीक है। एंड नेहरू जी बेडली वांटेड हिम बैक, नेहरू जी जो थे वो उनको वापस लाना चाहते थे किसी भी सूरत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो उन्होंने क्या करा? उनको इलेक्ट कराया महाराष्ट्र से। कहां से इलेक्ट कराया? महाराष्ट्र से, कांग्रेस पार्टी के थ्रू। इस पार्टी के थ्रू नहीं, कांग्रेस पार्टी के थ्रू। देखो नेहरू जी ने कितना चंट गेम खेला एकदम से कि अच्छा इनको तो लाना है भाई, कहां से लेके आए? तो उन्होंने इनको महाराष्ट्र से इलेक्ट कराया गया, किसके थ्रू? कांग्रेस पार्टी के थ्रू, ताकि इनकी सीट यहां से ना जाए। ये उनका एक मेन मकसद था। यहीं पर जो BN राव थे वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे। कौन? BN राव। BN राव क्या थे? हमारे लीगल एडवाइजर, ठीक है। अब यहां इन्होंने महाराष्ट्र से इनको लड़वा दिया इलेक्शन कांग्रेस पार्टी के थ्रू। अब जो MM जैकर थे उन्होंने रिजाइन दिया अपनी सीट से, किसके लिए? BR अंबेडकर के लिए। उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन दिया जब BR अंबेडकर को
वहां पर जगह मिली। ये एक हिंदू थे जिन्होंने इसको सीड दी। अगर ये सीड ना देते तो यार ये होते आज, पता नहीं इतना तो, है ना। अब ये तो आ गए हैं, इसी के साथ ना अब वहां पे डिस्कशन होने लगा, बहुत सारे रेजोल्यूशंस आने लगे, बहुत सारी चीजें आने लगी, हजारों में 3,000 के करीब या 3-3,500 के करीब रेजोल्यूशंस आए, जिनमें से 2400 को यानी 2400 को मतलब पढ़ा गया, देखा गया। इसी के साथ फिर इन्होंने कमेटीज का फॉर्मेशन करा। किसका? कमेटीज का फॉर्मेशन करा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करा? कमेटीज का फॉर्मेशन करा, जिसमें सबसे मेन थी ड्राफ्ट कमेटी। यानी सॉरी ड्राफ्ट लिख दिया मैंने इसको, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका मेन काम था, क्या काम था मेन? कंटेंट और इंडेक्स बनाना, कंटेंट और इंडेक्स को वो करना। इसके अंदर हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स आए थे हमारे, डीपीएसपी थे, ठीक है, ये भी इसमें थे। ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी ने किए थे। अब सरदार पटेल जो थे वो हेड थे किसके? फंडामेंटल राइट कमेटी के। सरदार पटेल जो थे वो हेड थे फंडामेंटल राइट कमेटी के। मेन जो इनकी सबसे मेन और इंपॉर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और उसका जो इसमें जो कंटेंट और इंडेक्स आए थे उनमें फंडामेंटल राइट था और डीपीएसपी का चैप्टर भी आया था। साथ ही में सरदार पटेल वॉज द कमेटी, सरदार पटेल वॉज द हेड ऑफ द फंडामेंटल राइट कमेटी। जो फंडामेंटल राइट कमेटी बनी थी उसके हेड थे, ठीक है। अब हम एक छोटी सी बात और करते हैं, उसके बाद आज के सेशन का हम एंड करेंगे, बिकॉज मैं इससे लंबा वीडियो अभी नहीं बनाना चाहती हूँ, दैट्स वाई। अब हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, holds 80% of the committees। ठीक है, ये जो लोग थे इन्होंने 80% कमेटीज को होल्ड करा हुआ था। उनमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 80% यानी 80% जो कमेटीज थी उनको होल्ड करके रखा हुआ था। किन्होंने? ये 3 बंदे, सॉरी ये 4 बंदे इतने इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ना। अब 26 नवंबर 1949 को प्रियम्बल को अडॉप्ट किया गया था। अब हम प्रियम्बल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, वैसे तो प्रियम्बल्स को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, प्रियम्बल्स को अडॉप्ट किया गया था। वहीं सिटीजनशिप एक्ट जो था, सिटीजनशिप था, जो सिटीजनशिप का क्लॉज था वो इंप्लीमेंट किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है ना। वो कब करा गया था?
1949 को ही इंप्लीमेंट किया गया था, सिटीजनशिप क्लॉज को भी और प्रीएम्बल्स को भी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंटेड हुआ था, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। और यही नहीं, ये क्या कहते हैं, इस डे को क्यों एक्सेप्ट करा गया था 26 जनवरी। अब हम ये बात करते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों अडॉप्ट किया गया था। बिकॉज 1930 में यानी 1930 में राबी के किनारे यानी बैंक ऑफ राबी जो नदी है हमारी, बैंक ऑफ राबी, उसके किनारे इंडियन फ्लैग इज अनफर्ल्ड एज इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। 1930 में इसको राबी नदी के किनारे इंडियन फ्लैग को फहराया गया था, किस खुशी में कि हाँ हम इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी टुक दिस डेट 26 जनवरी 1950। ओके, तो उस दिन हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा इंप्लीमेंट हो गया। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या करा है आज। इसके बाद मैं आगे का प्रोसेस और भी है इसमें चीजें, वो कल की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा लेट हो सकता है डलने में, लेकिन कल आपको टाइम पे मिलेगा। जो टाइमिंग होगी हमारी सुबह 11 बजे, वो आपको कल मिल जाएगा। दैट्स व्हाई। ठीक है, ये चीज हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या क्या आज हमने करा कि नेहरू रिपोर्ट में आया, नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई थी ब्रिटिश के सामने, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट में क्या था, नेहरू रिपोर्ट हैड अ मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, जिसमें हमारा मेन था डोमिनेंट स्टेट्स या स्टेटस बोल सकते हो आप उसको, और दूसरा था फेडरल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ज्वाइंट इलेक्टोरेट के बारे में बात करी गई। उसी के साथ ये नहीं हुआ तो 1940s में अगस्त ऑफर आया। अगस्त ऑफर आने के बाद हमने क्या करा, ब्रिटिश ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कोई डिमांड या उनकी कोई डायरेक्टली उसको फॉर्मेट नहीं करा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। फिर 1946 में हमारा आया कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ, एक पावर को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया कि ठीक है, वी ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट और एनीथिंग टू इंडिया। ओके, उसी टाइम पे फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तैयारी होने लगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसमें इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, विच वॉज द पार्ट्स, प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ओके, अब प्रिंसली स्टेट्स में जो थे वो रूल करते थे महाराजा और नवाब, या वहां के रेसिडेंशियल जो वहां के लोकल कमिश्नर बना रखे होते थे वो। इसी के साथ जो प्रोविजंस थे वो गवर्न करता था डायरेक्ट ब्रिटिश, जिसमें वो अपने गवर्नर, अपने लेजिस्लेचर्स को रखता था, अपनी एक्सिक्यूटिव्स को रखता था। ओके, वो उनको रखता था। अब हम उसके बाद हमने क्या बात करी कि जो मेंबर्स थे इसके, वो डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता था, नॉमिनेट करता था, सॉरी। तो प्रोविजंस के करते थे गवर्नर और प्रिंसली स्टेट्स के करते थे महाराजा और नवाब। इतना नहीं, हमने कितने मेंबर्स थे वो भी डिस्कस करा। मुस्लिम लीग की क्या डिमांड थी कि उन्होंने इस मीटिंग जो है, फर्स्ट मीटिंग वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। सेकंड मीटिंग जो है वो 14 दिसंबर 1946 को हुई। लेकिन इन मीटिंग्स में कौन ज्वाइन नहीं करा, बाद में किसने ज्वाइन नहीं करा 1946 वाली मीटिंग्स में, मुस्लिम लीग ने, क्योंकि मुस्लिम लीग पहले इनके साथ थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और यूनाइटेड पार्टी ऑफ पंजाब, ये इनके साथ थी। बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को बैकआउट कर लिया। क्यों बैकआउट कर लिया, कोई रीजन था। वो रीजन क्या था, वो रीजन यही था कि एक तो फेडरल स्ट्रक्चर इनको समझ में नहीं आ रहा था, जो फेडरल फॉर्मूला है, जो रेजोल्यूशन आए हुए थे वो इनको समझ में नहीं आए, इन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दूसरा, माउंटबेटन प्लान आ गया था कि इंडिया का जो डिवीजन है वो डिसाइड हो चुका है, अब पाकिस्तान और इंडिया दो सेपरेट क्या बनेंगे,
नेशन बनेंगे। ओके, ये हो गया अब हमारा। उसके बाद हमने बात करी कि वो हो गया। अब जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग सेपरेट हुए, ठीक है, मुस्लिम लीग के जो भी बंदे उसमें पार्टिसिपेटेड थे दे बैक ऑफ, उन्होंने बैक ऑफ करा। वहां पे मेंबर घट गए, 289 हो गए। कहा 389 थे, वहां से 289 पे आ गए। ओके, इसी के साथ बाबा राव अम्बेडकर थे, उनकी खुद की पार्टी थी। उनकी खुद की पार्टी का क्या नाम था, कमेंट कीजिएगा, उनकी खुद की पार्टी का क्या नाम था। मैं देखती हूं आपने कितना पढ़ा। ठीक है, उनकी खुद की पार्टी थी। वो मुस्लिम लीग के बैकआउट होने से वहां से उन्होंने अपनी सीट को खो दिया, बट नेहरू जी वॉज बैडली वांट हिम बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो ही इलेक्टेड फ्रॉम द महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र से इलेक्ट हुए। उनके लिए एमएम जयकर ने अपनी सीट को रिजाइन किया, तब बाबा राव अम्बेडकर वहां पर आए। उसी के साथ हमने और क्या पढ़ा इसमें कि उसके बाद कमेटीज का फॉर्मेशन हुआ। कमेटीज में 80% जो कमेटी थी वो किस किस के अंडर थी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। ठीक है, यही नहीं, उसमें सबसे मेन जो कमेटी थी वो थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को लिस्टेड करा गया, डीपीएसपी के चैप्टर को भी लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद नवंबर 26 नवंबर 1946 को प्रियम्बल्स को अडॉप्ट किया गया था। अब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी तो इसमें बचा हुआ है टॉपिक, वो हम कल बात करेंगे। ठीक है, सिटीजनशिप को भी इंप्लीमेंट करा गया था कब, 26 नवंबर 1949 को। और फाइनली इसको जब इंप्लीमेंट करा गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और मैंने आपको बताया था कि 3500 प्लस रेजोल्यूशन थे, जिनमें से 2400 को बहुत डीपली पढ़ा गया था, वो डीपली उनके ऊपर रिसर्च करी गई थी, तब निकाले गए थे। तो 26 जैन 1950 को इसको इंप्लीमेंट करा गया था। अब 26 जैन हमने क्यों लिया था, बिकॉज 1930 में बैंक ऑफ राबी पे इंडियन फ्लैग को अनफिल्ड करा गया था फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय इट एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू। सो प्लीज दोस्तों, इस अनिश सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कल हम और पॉलिटी के फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम कल आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम कल बात करेंगे थोड़ा सा प्रियम्बल के बारे में, इसके शेड्यूल्स के बारे में, और ये कहां से इसमें जो बोरो किया गया है वो, और हम इस बात को भी करेंगे, बात को डिस्कस करेंगे कि हम इसको क्यों कह देते हैं कि ये उधार लिया हुआ है, मतलब बहुत चीजें, कंटेंट जो है वो अलग अलग देश का है, तो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। हम उस बारे में भी कल बात करेंगे। इसके लिए स्टे ट्यून विद मी एंड ज्वाइन विद मी, बिकॉज वी टुगेदर ग्रो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। थैंक यू, वेलकम। वेलकम मैं आपको पहले बोल रही हूँ एडवांस में, इसलिए क्योंकि आप लोग मेरा साथ देंगे। एंड नाउ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।